डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता, विराम। सचमुच किसी भी राष्ट्र की भाषा एवं साहित्य के अध्ययन के आधार पर वहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का सहज ही आकलन किया जा सकता है, क्योंकि साहित्य में मानवीय समाज के सुख दुख, आशा निराशा, साहस भय और उत्थान पतन का स्पष्ट चित्रण रहता है, विराम। साहित्य की इन्हीं खूबियों के कारण इसे समाज का दर्पण कहा जाता है, विराम। मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है, विराम, पैरा। वास्तव में देखा जाए तो साहित्य एक स्वायत्त आत्मा है और उसकी सृष्टि करने वाला भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि उसके रचे साहित्य की गूंज कब और कहाँ तक जाएगी, विराम। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि साहित्य समाज में नैतिक सत्य की चिंता है, तो यह समाज की दूरगामी वृत्तियों का रक्षक तत्व भी है, विराम। तभी तो प्रेमचंद ने साहित्यकारों को सावधान करते हुए साहित्य के लक्ष्य को बड़ी मार्मिकता से रेखांकित करते हुए कहा था, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागे, जो हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं, विराम, पैरा। साहित्य में सत्य की साधना है, शिवत्व की कामना है और सौंदर्य की अभिव्यंजना है, विराम। शुद्ध, जीवंत एवं उत्कृष्ट साहित्य मानव एवं समाज की संवेदना और उसकी सहज वृत्तियों को युगों युगों तक जनमानस में संचारित करता रहता है, विराम। तभी तो शेक्सपियर हो या कालिदास, उनकी कृतियाँ आज भी अपनी रस सुधा से लोगों के हृदय को आप्लावित कर रही हैं, विराम। एक बात और, राजनीतिक दृष्टि से विश्व चाहे कितने ही गुटों में क्यों न बंट गया हो, चाहे उसके मतभेद की खाई कितनी ही गहरी क्यों न हो गई हो, किंतु साहित्य के प्रांगण में सब एक है, क्योंकि दुनिया का मानव एक है तथा उसकी वृत्तियाँ भी सब जगह है और सभी कालों में एक समान है, विराम, पैरा। प्राचीन ग्रीक साहित्य क्यों प्रिय लगता है, जबकि वह ग्रीक समाज की दास प्रथा, स्त्रियों की दुर्दशा तथा श्रम से घृणा जैसी विकृतियों से पीड़ित था, विराम। वह आज भी प्रिय एवं आकर्षक इसलिए लगता है कि इसमें मनुष्यता का एक युग चित्रित हुआ है, विराम। इसमें दो राय नहीं कि मनुष्य के सहज स्वभाव के अनुसार साहित्य भी परिवर्तित होता रहता है, विराम। कारण यह है कि साहित्यकार समय की विचारधारा से अछूता नहीं रह सकता, विराम। जीवन की तरह साहित्य में भी संघर्ष और निरंतरता चलती रहती है, इसलिए साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है और कहलाए भी क्यों न, समय और परिस्थिति का प्रभाव साहित्य पर अनिवार्य रूप से जो पड़ता है, विराम, पैरा। साहित्य ही वर्तमान को सामने रखकर भविष्य की रूपरेखा तय करता है, विराम। समाज की सुषुप्त विवेक शक्ति को जागृत करना साहित्य का बुनियादी लक्ष्य है, विराम। अपने समय के सच को उजागर करने के साथ ही गुणात्मक साहित्य
सदैव प्रासंगिक बना रहता है तथा जनमानस को आलोक स्तंभ के समान दिशा और प्रकाश देता है। विराम। कहने की आवश्यकता नहीं है कि श्रेष्ठ साहित्य वही होता है, जो अपने भीतर बाहर सार्वभौमिक मूल्यों, संदेशों एवं उद्देश्यों को समाये रहता है। विराम। निसंदेह साहित्यकार का सर्जन जीवन की ठोस सामग्री से करता है और जीवन को प्रेरित करने के लिए उस सामग्री को सुव्यवस्थित बनाता है। विराम। जो साहित्यकार मौलिकता की चिंता में पूर्व उपलब्ध यथार्थ एवं उत्तम सत्य से आंखें मूंदकर केवल आत्माभिव्यंजन के लिए अपनी घटिया एवं बीती बातों का प्रदर्शन करता है, वह साहित्यकार नहीं है। विराम। साहित्य मानव अनुभव की अद्वितीय अवस्था को अपने भीतर संजोए हुए हैं। विराम। पैरा। साहित्यिक परिस्थितियाँ जैसी होंगी, उस काल के साहित्य का स्वरूप भी वैसा ही होगा। विराम। विद्वानों के एक वर्ग के अनुसार, साहित्य को आदर्शवादी होना चाहिए, तो दूसरे वर्ग के अनुसार, यथार्थवादी। विराम। यथार्थवादियों का साहित्य के विषय में यह तर्क है कि जीवन में निराशा, पाप एवं कष्ट का साम्राज्य होता है। विराम। अतः जीवन की इस स्थिति में आशा, पुण्य और सुख का चित्रण अस्वाभाविक प्रतीत होता है। विराम। दूसरी ओर, आशावादियों का कहना है कि जीवन में निराशा, पाप और कष्ट का साम्राज्य ही नहीं होता, बल्कि उसमें आशा, पुण्य और सुख का समावेश होता है, इसलिए यथार्थवादियों का तर्क आदर्शवाद की गलत समझ का सूचक है। विराम। दोनों के मध्य विवाद को समाप्त करते हुए कहा जा सकता है कि जीवन की अभिव्यक्ति यथार्थवाद है और अभावों की पूर्ति आदर्शवाद। विराम। साहित्य की पूर्णता के लिए यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों का समन्वित रूप आवश्यक है। विराम। पैरा। वास्तव में जीवन साहित्य का आधार है। विराम। चाहे वह व्यक्ति विशेष का हो, परिवार का हो, समाज का हो, राज्य का हो, राष्ट्र का हो अथवा संपूर्ण विश्व का। विराम। जीवन के बिना साहित्य की कल्पना भी असंभव है और साहित्य की समृद्धि के बिना जीवन एवं समाज का सम्यक विकास असंभव है। विराम। वैसे तो तथाकथित आध्यात्मिक गतिविधियां भी सामाजिक स्थितियों से सीधा संबंध रखती है, या कहिए उनका परिणाम है, पर लेखन कोई आध्यात्मिक या मोक्ष की तलाश में की जाने वाली एकांतिक तपस्या नहीं, बल्कि यह चाहे कितना भी व्यक्तिवादी क्यों न हो, अंततः इसमें एक सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति और उसके अपने समाज से संबंधों की तलाश होती है। विराम। लेखन की सांसारिकता से जो असहमति नज़र आती है, वह कुल मिलाकर एक बेहतर नई दुनिया की तलाश ही होती है। विराम। बृहत्तर अर्थों में, साहित्य जो है और जो होना चाहिए, उसके बीच का पुल है। विराम। पैरा। साहित्य और समाज का संबंध अन्योन्याश्रित है। विराम। न तो साहित्य समाज को समझे बगैर कुछ सीख सकता है, न ही कोई सीख दे सकता है। विराम। दूसरी ओर, यह भी उतना ही सत्य है कि कोई भी समाज साहित्य विहीन नहीं होता। विराम। साहित्य अर्थात रचनात्मकता मानवीय प्रकृति का अभिन्न अंग है, जो कल्पनाशीलता की सक्रियता को माध्यम से विकास की प्रेरक शक्ति के
रूप में सदा विद्यमान नजर आती है। विराम। हर बड़ा रचनाकार पूर्ण रूप से समाज विशेष की ही देन होता है और उसी समाज विशेष की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और इतिहास के दायरे में उसकी रचनात्मकता अभिव्यक्ति पाती है, इसलिए जिस साहित्य का अपने समाज से जितना आदान प्रदान होगा, वह साहित्य उतना ही जीवंत, संवेदनशील एवं प्रभावशाली होगा। विराम समाप्त।